नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के समसामयिकी कार्यक्रम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फरवरी का करंट अफेयर्स विस्तार से। इससे पहले हम लोगों ने फरवरी का वन लाइनर्स देख लिया है और उसके अलावा जनवरी का टोटल करंट अफेयर्स वन लाइनर के साथ हम लोगों ने देख लिया है। इसके अलावा आपका जुलाई और अगस्त का भी करंट अफेयर्स अपडेटेड है और बीच का जो भी बचा हुआ है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को अपडेटेड कर दूं, ताकि आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे आपका आर ओ का आने वाला है यूपीपीएससी का, ठीक है, उसके बाद बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। अब तो मतलब लॉकडाउन लगभग समझिए कि ख़त्म ही होने पर है, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और सब में जनवरी से करंट अफेयर जो है बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है पुराना वीडियो जो भी है जो डाला हुआ है वो सारा देख लीजिए, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फरवरी का करंट अफेयर्स, जो कि हम लोग देखेंगे विस्तार से, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको हिंदी में लाभांश वितरण कर कहा जाता है। डीडीटी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में डीडीटी भुगतान की जिम्मेदारी कंपनियों से हटाकर लाभांश प्राप्तकर्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया है। अर्थात अब डीडीटी का भुगतान कंपनियां नहीं करेंगी, बल्कि लाभांश प्राप्त करने वाले व्यक्ति तय दर के आधार पर करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड आखिर होता क्या है, जिसको हिंदी में लाभांश कहा जाता है। किसी कंपनी द्वारा अपने शेयर धारक को किसी खास वर्ष में कमाए गए लाभ से दिया जाने वाला हिस्सा जो होता है उसको लाभांश कहते हैं या फिर डिविडेंड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। मतलब कोई कंपनी है जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड है और वह किसी खास वर्ष में जितना पैसा कमाती है, जितना लाभ कमाती है, उससे अपने शेयर धारक को जो हिस्सा देती है वही डिविडेंड कहलाता है या फिर लाभांश हिंदी में कहलाता है। अब देख लेते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है, डीडीटी क्या है। तो भारत में जब कोई कंपनी लाभांश के रूप में कोई रकम देती है या चुकाती है या बांटने की घोषणा करती है, किसको, शेयर धारक को, तो कंपनी को 15% लाभांश वितरण कर भी देना पड़ता है, जो कि आय कर से अलग होता है। इसी को डीडीटी कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। डीडीटी के अलावा बाजार उपकरणों यानी कि मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स पर लगाए जाने वाले अन्य कर कौन कौन है, तो द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी कहा जाता है, और दूसरा है एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसको एलटीसीजी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों प्रमुख हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा डीडीटी के बारे में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट पर बीमा कवर बढ़ाया गया है। कहाँ, बजट में। क्योंकि फरवरी में हमने बजट पेश हुआ था, इसलिए बजट की बहुत सारी खबरें होंगी इसमें। बैंकों के फेल होने पर सावधि जमा पर बीमा कवर 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया है। अर्थात यदि किसी कारण से बैंक फेल हो जाता है तो 5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहेगी, ग्राहकों को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और बैंक किसी कारण से मतलब बैंकरप्ट हो जाता है या फिर बैंक बंद हो जाता है, तो आपका जो पैसा है उसका क्या होगा, तो उसका जो है ना 1 लाख रुपए का एक तरह से कह सकते हैं इंश्योरेंस होता है कि 1 लाख रुपया आपका जो है वह सरकार लौटा देगी या फिर बैंक लौटा देगी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया है, उसको 5 लाख तक कर दिया गया है। मतलब कि अब जो है 5 लाख तक जो है आपको वापस किया जाएगा बैंक के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपका अब 5 लाख रुपया तक का जो है इंश्योरेंस एक तरह से कह सकते हैं कि हो गया है, ठीक है। देख लेते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड इट्स रेगुलेशन। डिपॉजिट का इंश्योरेंस किस प्रकार से होता है और इसका विनियमन किस प्रकार से होता है। तो यह एक निश्चित प्रीमियर लेकर जमाकर्ताओं के धन को बीमा सुरक्षा देता है, जो मैंने बोला कि इंश्योरेंस होता है एक तरह का। इसके लिए सरकार ने आरबीआई के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन स्थापित की है। तो यह एक संस्था का नाम है। प्रत्येक बैंक प्रति वर्ष अपनी कुल जमा राशि का 0.001%, ये याद रखिएगा, 0.001% प्रीमियम के रूप में डीआईसीजीसी को देता है। जब बैंक किसी कारण से फेल या बंद हो जाती है तो डीआईसीजीसी के द्वारा प्रत्येक जमाकर्ता को 1 लाख देती है।
ठीक है। लेकिन अब इसी को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है, तो अब जो है DICGC कितना देगी, 5 लाख रुपया देगी। बीमा इस सीमा में बचत खाता बीमा की इस सीमा में बचत खाता, करंट खाता, सावधि जमा खाता तथा रिकरिंग जमा पर मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हु आर इंश्योर्ड बाय DICGC, मतलब DICGC जो है वह किसको किसको बीमा प्रोवाइड कराती है। तो DICGC सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को कवर करता है। और इसका अपवाद क्या क्या है, मतलब एक्सेप्शन कौन कौन सा है, तो मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा दादर एवं नागर हवेली। और उसके अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए। और इन राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में जो आपके बैंक्स हैं उनको यह DICGC कवर नहीं करती है, बाकी सब को करती है। बाकी जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके सभी वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों को कवर करती हैं। ठीक है, तो ये अपवाद जरूर याद रखिएगा। DICGC के तहत निम्नलिखित प्रकार की जमा राशियां शामिल नहीं होती हैं। याद रखिएगा, ये जमा राशियां शामिल नहीं है। कौन कौन सी, तो विदेशी सरकारों का जमा, मतलब विदेशी सरकारों ने जो जमा राशि डिपॉजिट की है वो इसके अंदर कवर नहीं होता है। केंद्र या राज्य सरकारों का जमा, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, राज्य सहकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों के डिपॉजिट, और भारत से बाहर प्राप्त किसी डिपॉजिट पर बकाया कोई भी राशि, या फिर RBI की पूर्व अनुमति से DICGC के द्वारा दी गई कोई भी विशेष छूट, ये सब जो है कवर नहीं होता है DICGC के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच ने निर्णय दिया है कि अग्रिम जमानत को एक तय समयावधि में सीमित नहीं किया जा सकता और यह ट्रायल के अंत तक जारी रह सकता है। न्यायालय ने क्या अवलोकन किया है कि CRPC की धारा 438 जो अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि धारा 438 जो है CRPC का, उसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है। ठीक है, इसमें न्यायालय को अग्रिम जमानत के तहत दी गई राहत को तय सीमा में बांधने को बाध्य नहीं किया गया है। जब संसद ने नागरिकों के अग्रिम जमानत यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत इसको दिया जाता है अग्रिम जमानत को के अधिकार पर समय सीमा तय नहीं की है, तो न्यायालय को भी अग्रिम जमानत की समयावधि तय नहीं करनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अग्रिम जमानत का आवेदन FIR फाइल होने से पहले भी दिया जा सकता है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा न्यायालय अग्रिम जमानत पर कोई शर्त लगाने से पहले अपराध की गंभीरता या ग्रेविटी जरूर गौर कर ले, मतलब कि अगर बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है तो उस पर ज्यादा कड़ा शर्त होना चाहिए, और यदि कम गंभीर अपराध है तो उस पर मतलब कुछ शर्त जो है वो थोड़ा सा ढीला भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कहना है। अग्रिम जमानत के बारे में देख ले तो भारत के आपराधिक कानून के अंतर्गत गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका पर कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत हेतु आवेदन कर सकता है, और यह जो है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 के अंतर्गत है। CRPC में अग्रिम जमानत शामिल करने की अनुशंसा भारतीय विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में की थी, तो यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके तहत न्यायालय सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकती है जो पुलिस की जांच होने तक जारी रह सकती है। वर्तमान समय में बढ़ती राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एवं झूठी आपराधिक शिकायतों की प्रवृत्ति के कारण अग्रिम जमानत लोगों के सम्मान की रक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा गटका मार्शल आर्ट। गटका मार्शल आर्ट, ये थोड़ा सा पिक्चर लेने में दिक्कत हो गया है लेकिन मैं बता रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। गटका मार्शल आर्ट संदर्भ क्या है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सिख समुदाय द्वारा पंजाब का गटका मार्शल आर्ट प्रदर्शित किया गया। गटका आखिर है क्या, तो यह तलवार और लाठी के माध्यम से युद्ध कौशल और स्वनियंत्रण का प्रदर्शन है, सेल्फ कंट्रोल का प्रदर्शन है। इसकी उत्पत्ति को छठे सिख गुरु हरगोविंद जी द्वारा मुगल काल में कृपान धारण करने से जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, जो यह आपका मार्शल आर्ट है गटका, वह जो है आपका हरगोविंद जी से जोड़ा जाता है और कृपान धारण करने से जोड़ा जाता है। भारत में मार्शल आर्ट के अन्य स्वरूप कौन कौन है, तो यह जरूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला है आपका कलारी पयट्टू। कलारी पयट्टू जो कि केरल का मार्शल आर्ट है। दूसरा है थांगटा। थांगटा जो है वह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इसके अलावा लाडी खेल, लाडी खेल जो है वह पंजाब या बंगाल का है। मर्दानी खेल यह महाराष्ट्र का है। सिलंबम, सिलंबम तमिलनाडु का है।
थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है और परीखंड बिहार में करा जाता है राजपूतों के द्वारा। ठीक है, तो यह सब जो है मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है जो कि इंडियन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा राज्यवार। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोगो गणराज्य के बारे में। तो इसकी अवस्थिति के बारे में देख लेते हैं क्योंकि यह चर्चा में रहा है। तो हाल ही में टोगोलीज गणराज्य यानी कि टोगो तथा भारत के डापोंग या फिर डलवाक क्षेत्र तथा मैंगो या फिर सवानेस क्षेत्र में 300 मेगावाट सौर शक्ति परियोजनाएं स्थापित करने हेतु मतलब कि समझौता किया गया है। तो ये टोगोलीज गणराज्य यानी कि टोगो गणराज्य और भारत में जो है कुछ क्षेत्र हैं, डापोंग क्षेत्र या फिर इसको डलवाक क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर मैंगो या फिर इसको कह सकते हैं सवानाज सवानाज क्षेत्र में 300 मेगावाट सौर शक्ति परियोजनाएं स्थापित करने की योजना है। दोनों मिलकर के कर रहे हैं। तो टोगो के बारे में यह देख लीजिए, यह पश्चिमी अफ्रीका का यह देश है जो कि गुइनिया खाड़ी के दक्षिण में विस्तृत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही याद रखिए कि पश्चिमी अफ्रीका का यह देश है। इसके उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में बेनिन तथा पश्चिम में घाना है। ठीक है, तो यह इसकी अवस्थिति हो गई। राजधानी के बारे में देख ले तो इसकी राजधानी लोम है जो कि इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह भी है। ठीक है, तो टोगो की राजधानी कौन सी हो गई? लोम हो गई। ठीक है, LOME। यह कृषि पर आधारित सब सहारा राष्ट्र है। इसके अलावा आधिकारिक भाषा इसकी क्या है? तो फ्रेंच है। ठीक है, GBE परिवार की अन्य भाषाएं भी जो है इसमें बोली जाती हैं। GBE परिवार क्या होता है इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका जो आधिकारिक भाषा है वह फ्रेंच है, इतना जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला फ्रूट ट्रेन जो कि आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। तो ताड़ी पटरी या टडी पटरी जो भी बोलिए, TADIPATRI है। टाडी पटरी या टडी पटरी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी इसको दिखाई गई है जो कि भारत का पहला फ्रूट ट्रेन है। तो पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाडी पटरी भी याद रखिएगा। इस ट्रेन के जरिए स्थानीय रूप से उगाया गया 980 मीट्रिक टन केला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई भेजा गया है, जहां से इसे ईरान निर्यात किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यह पहली बार है भारत में कि एक संपूर्ण ट्रेन निर्यात हेतु किसी गेटवे बंदरगाह तक भेजा गया है। तो पहली बार है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे समय तथा ईंधन की काफी बचत हुई क्योंकि इस मात्रा में 900 किलोमीटर दूर पोर्ट तक सामग्री भेजने में न्यूनतम 150 ट्रक लग सकते थे और जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोडो भाषा जो कि असम की भाषा है। तो याद रखिएगा, हाल ही में हस्ताक्षरित बोडो संधि में जिन क्षेत्रों पर बल दिया गया है उनमें एक बोडो भाषा भी है। अनुमानित 1.5 मिलियन वक्ताओं मतलब कि यह भाषा बोलने वाले 1.5 मिलियन लोग हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो 1.5 मिलियन वक्ताओं के साथ बोडो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। सबसे बाद में जोड़ा गया था बोडो डोगरी मैथिली को। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि आधिकारिक रूप से बोडो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह न्यूनतम 3 लिपियों में लिखी पाई गई है। ठीक है, तो 1974 तक सरकार ने देवनागरी को आधिकारिक लिपि माना था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में बोडो भाषा को असामी या बंगला लिपि में लिखा गया, फिर रोमन लिपि का भी उपयोग हुआ। तो कौन कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी हो गई, इसके अलावा आपका असामी या बंगला लिपि हो गई और रोमन लिपि हो गई। तो इन सब लिपियों में जो है बोडो भाषा को लिखा जाता है, याद रखिएगा। 13वीं शताब्दी से पहले के युग में इसे देवधई कहा जाता था। देवधई कहा जाता था, याद रखिएगा। बोडो संधि में बोडो भाषा से संबंधित क्या क्या वादे किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 2003 में ही बोडो संधि के तहत बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जो सूची में जुड़ने वाली पहली जनजातीय भाषा है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि 8वीं सूची में जुड़ने वाली प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है? तो बोडो है। ठीक है, असम में 1986 से अविभाजित गोलपारा जिले में बोडो भाषा को आधिकारिक एसोसिएटेड भाषा का दर्जा
प्राप्त है। अब 2020 की बोडो संधि में बोडो भाषा को संपूर्ण असम की आधिकारिक एसोसिएटेड भाषा का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई संधि में बोडो माध्यम के विद्यालयों, प्रोविंशियल विद्यालयों तथा बीटीएडी यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित कॉलेजों के लिए अलग डायरेक्टरेट स्थापित करने का वादा शामिल है। साथ ही बोडो भाषा के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु कल्चरल कॉम्प्लेक्स कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का भी वादा किया गया है। और यह जो आपका सेंटर है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स कम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यह जो है आपका कोकराझार में खोला जाएगा, असम के कोकराझार में। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय खेलों के लिए नया मैस्कॉट। राष्ट्रीय खेलों के लिए नया मैस्कॉट कौन है, तो देख लेते हैं। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल यानी कि जिसको रूबी गुला नाम दिया गया है, इसको चुना गया है राष्ट्रीय खेलों के लिए नया मैस्कॉट। तो यह जो है वीवीआई समझ के चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे, तो गोवा में आयोजित होंगे, यह भी याद रखिएगा। और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है वह गोवा का राजकीय पक्षी है, यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा देख लेते हैं, तो यह दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में स्थानीय पक्षी है। मतलब यह जो आपका फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है, यह दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। IUCN स्टेटस देख ले तो लिस्ट कंसर्न है, मतलब कम चिंताजनक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे सूची 4 में शामिल किया गया है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भारतीय वित्त आयोग के बारे में। फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा इसके तहत किए गए कार्यों पर रिपोर्ट संसद पटल पर रखी गई है। इनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इनके सिंह थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त आयोग के बारे में देख ले तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन केंद्र तथा राज्यों के बीच कर राजस्वों के वितरण पर सुझाव देने हेतु करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है। और इसके बारे में मैंने राष्ट्रपति चैप्टर में बताया भी है, तो यदि आप लोग देखना चाहें तो वीडियो जो है राष्ट्रपति वाला उसमें जरूर देख लीजिएगा। वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी के जितने भी वीडियोज हैं आप लोग जरूर जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आयोग के कार्यों की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, क्रमशः केंद्र तथा राज्यों के टैक्सेशन शक्तियों तथा खर्च की जिम्मेदारियों के बीच ऊर्ध्वाधर असंतुलन से निपटना तथा राज्यों के बीच सार्वजनिक सेवाओं का इक्विलाइजेशन सुनिश्चित करना। मतलब जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वह समान रूप से सभी राज्यों के बीच वितरित हो, यह सुनिश्चित करना भी इसका कार्य है, ठीक है। और प्रथम है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच जो है टैक्सेशन शक्तियों मतलब कर आरोपित करने की शक्तियों तथा खर्चों की जिम्मेदारियों के बीच ऊर्ध्वाधर असंतुलन से निपटना भी इसका कार्य है, ठीक है। संगठन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मतलब कि इसका किस प्रकार से संगठन होता है वित्त आयोग का। तो फिनांस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 तथा फिनांस कमीशन सैलरीज एंड अलाउंस रूल 1951 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों के अनुभवी होने चाहिए। साथ ही 4 अन्य सदस्यों के पास क्या क्या होना चाहिए, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, या सरकार के वित्त और खातों की विशेष जानकारी होनी चाहिए, या वित्त मामलों तथा प्रशासन में वित्तीय अनुभव होना चाहिए, या अर्थव्यवस्था की विशेष जानकारी होनी चाहिए। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वित्त आयोग के बारे में, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमनवेल्थ के बारे में। तो मालदीव जो है वह दोबारा कॉमनवेल्थ का सदस्य बन गया है, यह हम लोगों ने वन लाइनर वाला वीडियो में भी देखा था, तो वह भी जो है आप लोग जरूर देख लीजिए। 3 वर्ष पहले मालदीव ने मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचनाओं के कारण इस हिंद महासागरीय देश ने सदस्यता छोड़ दी थी, ठीक है। मतलब मालदीव ने जो है 3 वर्ष पहले सदस्यता इसकी छोड़ दी थी कॉमनवेल्थ की। 2016 में मालदीव ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ी थी और अब दोबारा यह जुड़कर 54वां सदस्य बना है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, तो पुराना नाम जो है आपका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ के बारे में देख रहे हैं हम लोग, तो पुराना नाम इसका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें अधिकतर वैसे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र हुआ करते थे। लंदन घोषणा पत्र द्वारा 1949 में इसे स्थापित किया गया था, यह याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ की प्रमुख रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, जो कि एक सांकेतिक पद है। सदस्य देशों के इंटर गवर्नमेंटल कंसेंसस से यह संचालित होता है, मतलब कि
जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सब की सहमति से इसे संचालित किया जाता है कॉमनवेल्थ को। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2019। यह भी हम लोगों ने देखा था वन लाइनर्स में। विश्व नम भूमि दिवस, तो यह 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ईरानी शहर रामसर में 1971 में अपनाए गए कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स की याद में प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। तो रामसर शहर में जो सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन, इसके बारे में हम लोगों ने जनवरी के करंट अफेयर्स में भी देखा है, तो वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। रामसर सम्मेलन के बारे में मतलब कि डिटेल में मैंने बताया है उसमें, ठीक है। भारत 1982 से इस सम्मेलन का अंग है और रामसर के अनुसार नम भूमियों के बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल को प्रतिबद्ध है। थीम क्या है इस वर्ष का? तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, यह VBI है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में वेटलैंड्स के बारे में देख लें तो देश भर में 7,57,000 से अधिक नम भूमियां हैं जो कुल 15.3 मिलियन हेक्टेयर में फैली हैं, यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7%। तो ये प्रतिशत याद रखिएगा कि नम भूमि जो है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.7% क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में भारत में 37 रामसर स्थल हैं जो कि 1.07 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, ठीक है। तो यह जो है 37 का आंकड़ा जो है वह भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख ले, वैसे ये बदलता रहता है, तो लेटेस्ट वाला जो होगा वो देख करके जाइएगा एग्जाम में। आगे देख लेते हैं मतलब फरवरी तक जो था वो 37 था, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग गेट्स फंड्स, मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग को फंड दिया जा रहा है, ठीक है। वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस के लिए 8,000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्ष में देने की घोषणा की है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा कि इसके लिए 8,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में देने की घोषणा की गई है बजट में। अब देख लेते हैं क्वांटम तकनीक आखिर है क्या। तो इसके तहत शामिल है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्वांटम इंटरनेट तथा क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? तो क्वांटम मैकेनिक्स पर यह आधारित होता है। क्वांटम कंप्यूटर लॉजिकल इकाइयों क्वांटम बिट्स यानी कि क्यू बिट्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें क्वांटम स्टेट में रखा जा सकता है, जो एक साथ 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्वांटम का मतलब जो होता है 0 और 1 एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है यह भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं इसका, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन इंडिया मिशन GIM। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 13 राज्यों के 1,26,916.32 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण हेतु, मतलब कि एफॉरेस्टेशन हेतु GIM के तहत 343.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। GIM के बारे में देख ले तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के तहत लॉन्च 8 मिशनों में से यह एक है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2014 में भारत के घटते वनावरण को संरक्षित करने या रिस्टोर करने या बढ़ाने हेतु किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 2014 में इसे शुरू किया गया था। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटना GIM का लक्ष्य है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 4 फरवरी का करंट अफेयर्स। अभी तक हम लोगों ने 1 से 3 फरवरी का देख लिया। आगे देख लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा ग्राम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों को 4 सप्ताह के अंदर ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है जो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। साथ ही उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ वार्ता प्रक्रिया तेज करने को भी कहा है। मुद्दा क्या है? तो अब तक केवल 11 राज्यों ने ही ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करने हेतु कदम उठाए हैं और इनमें से भी केरल, राजस्थान और महाराष्ट्र को छोड़कर कहीं भी ग्राम न्यायालय संचालित नहीं हुए हैं। देश में केवल 208 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2500 न्यायालयों की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। तो बहुत ज्यादा कमी है ग्राम न्यायालयों की। ग्राम न्यायालय के बारे में देख ले तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित ये न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित और सहज न्याय प्रणाली तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। यह अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ग्राम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधिकारी होते हैं जिनकी शक्तियां, वेतन तथा अन्य लाभ फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान होता है।
न्यायाधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों जो भी संबंधित उच्च न्यायालय होते हैं उस राज्य का, तो उनकी सलाह से करती हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो ग्राम न्यायालयों का न्यायिक क्षेत्र राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के सलाह मशविरे के बाद ही तय करती हैं। ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करती हैं, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, अलग अलग जगह पर ये बैठती हैं। ठीक है, ये आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आर्थिक मामलों पर ग्राम न्यायालयों की न्यायिक शक्तियां उच्च न्यायालय तय करती हैं, मतलब आर्थिक मामलों पर ग्राम न्यायालयों की जो न्यायिक शक्तियां होंगी वह उच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है। ग्राम न्यायालयों को कुछ ऐसे सबूत स्वीकार करने की भी शक्तियां हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कहीं और स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऊज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। तो रावी नदी की सहायक ऊझ नदी पर कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना को तो याद रखिएगा, कठुआ जिला जम्मू कश्मीर और ऊझ नदी जो कि सहायक नदी है रावी की, उस पर यह परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर भारत सिंधु नदी समझौते के तहत अलॉटेड पूर्वी नदियों का इष्टतम इस्तेमाल कर सकेगा। ठीक है, और सिंधु नदी समझौते के बारे में आप लोग देख सकते हैं मेरा वीडियो। ठीक है, करंट अफेयर्स का पुराना वीडियो देखिए, उसमें जरूर सिंधु नदी समझौता आपको मिल जाएगा। ऊझ नदी कैलाश पहाड़ी भादरवाह पहाड़ी के निकट पीर पंजाल श्रेणी का भाग से 4300 मीटर यानी कि 14,100 फीट की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। ठीक, फिर से देख ले, तो ऊझ नदी कैलाश पहाड़ी से 4300 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है, जो 4300 मीटर का मतलब 14,100 फीट, और कैलाश पहाड़ी को देख ले तो भादरवाह पहाड़ी के निकट पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। तो पंज तीर्थ में 4 धाराएं भीनी, सुतर, दुनरकी तथा तालन ऊझ नदी में मिलती हैं, यह भी याद रखिएगा। पंज तीर्थ नाम है उस जगह का, वहां पर 4 धाराएं भीनी, सुतर, दुनरकी तथा तालन जो है ऊझ नदी से जाकर के मिलती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकस्ट यानी कि टिड्डी अटैक। टिड्डी अटैक, टिड्डियों का हमला बहुत चर्चा में रहता है आजकल। पिछले कुछ सप्ताह में पश्चिमी एवं दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका में कुछ देशों में टिड्डियों का गंभीर हमला देखा गया है। प्रभावित देश या क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फिलहाल 3 हॉटस्पॉट्स हैं जहां टिड्डियों का हमला क्रिटिकली अलार्मिंग है, मतलब बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है। ठीक है, पहला है द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है यह, जहां FAO के अनुसार हमले का कारण खाद्य सुरक्षा तथा जीवन यापन पर खतरा है। टिड्डियों का दल इथियोपिया तथा सोमालिया से होते हुए केन्या के दक्षिण तथा 14 अन्य देशों में पहुंच चुका है। दूसरा है रेड सी एरिया, यह जो है आपका सऊदी अरब, रेड सी मतलब आपका लाल सागर के आसपास का एरिया, मतलब सऊदी अरब, ओमान तथा यमन में। और तीसरा है एरिया आपका साउथ वेस्ट एशिया यानी कि ईरान, भारत तथा पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान से जो है हमारे दुश्मन से ही जो है हमारे देश में टिड्डी दल जो है वो प्रवेश किया था और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान तथा सोमालिया ने लोकस्ट इमरजेंसी घोषित किया है, मतलब टिड्डी आपात घोषित किया है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकस्ट के बारे में देख लें, टिड्डियों के बारे में देख लें, तो ये शॉर्ट हॉर्न्ड ग्रास हॉपर्स के समूह हैं जो शॉर्ट हॉर्न मतलब क्या चीज, मतलब कि जिनका जो सिंग होता है वो छोटा होता है। हॉर्न का मतलब होता है सिंग और शॉर्ट का मतलब छोटा, तो छोटे सिंग वाले ये होते हैं ग्रास हॉपर। ठीक है, और उनके ये समूह होते हैं जो लंबी दूरी तक यात्रा करते हुए बहुगुणित होते जाते हैं, मतलब अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं और विनाशकारी स्वाम्स में बदल जाते हैं। प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक की यात्रा ये तय कर सकते हैं। भारत में टिड्डियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है आपका डिजर्ट लोकस्ट, दूसरा है आपका माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और चौथा है ट्री लोकस्ट। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखिएगा। मेरा तो मुंह टेढ़ा हो जाता है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है साथी, SATHI साथी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। आगे देख लेते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीकी भाषा की यह एक
तकनीकी विभाग की विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की यह एक अनोखी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, निर्माताओं, उद्योगों तथा R&D प्रयोगशालाओं के लिए विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पेशेवर रूप से प्रबंधित, साझा और मजबूत संरचना उपलब्ध कराना। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास। क्रियान्वयन देख लेते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीकी विभाग ने 3 साथी केंद्र स्थापित किए हैं। पहला है IIT खड़गपुर में, दूसरा है दिल्ली में तथा तीसरा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। IIT खड़गपुर, दिल्ली तथा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। योजना से लाभ क्या होगा? तो यह संस्थानों में महंगे उपकरणों की एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, मेंटेनेंस यानी कि प्रबंधन, रिडंडेंसी और मतलब रिडंडेंसी कहने का मतलब लगातार प्राप्त होता रहे ऐसी सुविधा, और डुप्लीकेशन मतलब कि नकल न हो, ऐसी समस्याओं से निपटने में आसानी होगी। ठीक है। विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग की संस्कृति विकसित होगी, जिससे वो विकास, नवाचार और विशेषज्ञताओं का साझा लाभ उठा सकेंगे। ठीक है। तो साथ ही पहल याद रखिएगा, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की योजना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स 2008 से प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह सार्वजनिक निधियों पर शोध अन्वेषण करने वाले संगठनों का मूल्यांकन करता है तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सलाह देता है। यह नीति निर्माताओं एवं आम जनता को सार्वजनिक नीतियों पर इन्फॉर्म्ड निर्णय लेने योग्य बनाने का दावा करता है। रैंकिंग हेतु मानक या मानदंड क्या है? तो थिंक टैंक का नेतृत्व, कर्मचारियों की प्रतिष्ठा, शोध एवं विश्लेषण की गुणवत्ता, प्रतिष्ठित विद्वानों को नियुक्त करने या शामिल करने की क्षमता, शैक्षणिक प्रदर्शन तथा थिंक टैंक के शोधों एवं कार्यक्रमों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव, यह सारे मापदंड हैं इसके। टॉप प्लेयर्स देख लेते हैं। तो कार्निज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ US इस सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बेल्जियम के ब्रूजेल तथा फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हैं आते हैं। ठीक है। तो टॉप पर कौन है? कार्निज इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। तो याद रखिएगा। ठीक है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन याद रखने में क्या दिक्कत है? यूके के चैथम हाउस, यूके के कैथम हाउस या चैथम हाउस को कहिए, इस सूची में 6ठा स्थान दिया गया है। भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन देखें तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को 16वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के 14वें वर्जन में CSE 2 नॉच ऊपर चढ़ा है, मतलब कि अच्छा प्रदर्शन इसका हुआ है। ठीक है। CSE ने बेस्ट इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स में 3 स्थानों की छलांग लगाई है। विश्व में 123वें स्थान पर है और भारत में 6ठे स्थान पर है। ऊर्जा एवं संसाधनों पर नीतियों से जुड़े 60 संगठनों में CSE को 41वां स्थान दिया गया है। भारत का ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन 90 स्थानों की छलांग लगाकर 27वें स्थान पर पहुंचा है। तो बहुत बड़ी छलांग है। और कुल 176 संगठनों पर जो है यह इंडेक्स जारी किया गया है। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल से मान्यता प्राप्त 38 वैश्विक संगठनों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को 31वां स्थान मिला है, जो कि भारत में सर्वोच्च स्थान है। तो यह भी याद रखिएगा। सूची में इंडिया फाउंडेशन तथा विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन को क्रमशः 36वां और 37वां स्थान मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मातला अभियान। मातला अभियान के बारे में देख ले तो भारतीय नौसेना का तटीय सुरक्षा अभ्यास है यह मातला अभियान। मातला नदी से जुड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर 5 दिवसीय यह अभ्यास किया जा रहा है। सुंदरवन डेल्टा में जलीय नेविगेशन की कठिनाइयों को समझना तथा तटीय समुदायों में तटीय सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाना इसका लक्ष्य है। मातला नदी के बारे में देखें तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित टाइडल नदी जो सुंदरवन में तथा चारों तरफ एस्चुअरी बनाती है, यह जो है नदी है टाइडल नदी है। ठीक है। टाइड मतलब होता है धारा, तो समुद्री नदी एक तरह से कह सकते हैं, टाइडल नदी है, याद रखिएगा। और यह जो है सुंदरवन में तथा चारों तरफ एक तरफ एस्चुअरी बनाती है। ठीक है। एस्चुअरी और डेल्टा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नदी पढ़ेंगे भूगोल के अंतर्गत, तब हम लोग इसके बारे में जरूर डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैं भूगोल का नोट्स दे चुका हूँ अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, या फिर बाद में मैं वीडियो लाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। या फिर किताब में पढ़िए। देख लेते हैं अब 5 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है प्यूरिफाइड टेरिफथैलिक एसिड।
प्यूरिफाइड टेरिफ्थैलिक एसिड पीटीए। सरकार ने सार्वजनिक हित में पीटीए नामक रसायन पर लगाए गए एंटी डंपिंग शुल्क को वापस ले लिया है। इससे प्रभाव क्या होगा, तो इससे घरेलू पॉलिएस्टर निर्माताओं को लाभ होगा और टेक्सटाइल उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका व्यापक उपयोग संभव हो सकेगा। पीटीए के बारे में देख ले तो यह पॉलिएस्टर धागा सहित विभिन्न उत्पादों के लिए काफी महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इससे 70 से 80% पॉलिएस्टर उत्पाद बनाए जाते हैं और मानव निर्मित धागा और उनके उपकरणों के निर्माण से जुड़े लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पॉलिएस्टर, स्टेपल फाइबर और स्पन यार्न शामिल है। स्पन का मतलब क्या होता है, जो कि बुना हुआ, यार्न मतलब कि ऊन होता है, वह इसमें शामिल है, जिसका उपयोग स्विम सूट, स्पोर्ट्स वियर, ड्रेस, ट्राउजर, पर्दा, सोफा कवर, जैकेट इत्यादि बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। लाभ देख लेते हैं तो पीटीए पर एंटी डंपिंग शुल्क वापस लेने से चीन, ताइवान, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड से आयातित पीटीए सस्ता होगा, जिससे घरेलू निर्माता पर्याप्त मात्रा में सस्ता पॉलिएस्टर धागा बना सकेंगे और घरेलू टेक्सटाइल बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा, कॉम्पिटिटिव बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बूढ़ी दिहिंग नदी। बूढ़ी दिहिंग नदी पूर्वी असम की बूढ़ी दिहिंग नदी का एक भाग अंडर वाटर तेल पाइपलाइन में लीक के कारण आग की चपेट में था 2 दिनों से, इसलिए यह चर्चा में है। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं तो दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग नदी ऊपरी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, तो यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह नदी पूर्वी हिमालय पटकाई पहाड़ी से उत्पन्न होकर अरुणाचल प्रदेश में असम के तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले से बहते हुए दिहिंग मुख के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो यह जो है नदी का सारा क्रम दिया हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से होती है और मिलती कहाँ पर है, तो यह भी जरूर याद रखिएगा, चूंकि चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मुक्ति कारवां के बारे में। तो राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है। बाल व्यापार, बाल श्रम तथा बाल यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना इस अभियान का लक्ष्य है। मुक्ति कारवां की शुरुआत कैलाश सत्यार्थी ने 1997 में की थी। विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी, कलाकार, आम नागरिक समाज इत्यादि साथ मिलकर नाटकों, सभाओं, प्रचार आदि के माध्यम से इस अभियान में जागरूकता फैला रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, राजस्थान से हुई है, यह इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें याद रखिएगा, मुक्ति कारवां राजस्थान से शुरुआत, और यह जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1997 में जो है मुक्ति कारवां की शुरुआत की गई थी, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पूर्व एशिया सम्मेलन यानी कि ईस्ट एशिया समिट के बारे में। तो भारत इस सप्ताह चेन्नई में पूर्व एशिया सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है, जिसमें समुद्री रक्षा सहयोग और मेरीटाइम डोमेन से जुड़ी चुनौतियों पर बल दिया जाएगा। तो यह जो है चेन्नई में हुआ है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्व एशिया सम्मेलन या फिर ईस्ट एशिया समिट आयोजन किसने किया है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया की सरकारों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो यह पूर्वी एशिया सम्मेलन का 4था संस्करण है। इससे पहले नवंबर 2015 में नई दिल्ली में प्रथम सम्मेलन, नवंबर 2016 में गोवा में दूसरा तथा जून 2018 में भुवनेश्वर में तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्व एशिया सम्मेलन के बारे में देख ले तो यह एशियान देशों की एक पहल है, यह भी याद रखिएगा, एशियान देशों की एक पहल है, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के 18 देशों के नेता भागीदार हैं। ईस्ट एशिया समिट का आयोजन एशियान नेताओं की वार्षिक बैठक के बाद होता है। ईएएस फ्रेमवर्क के तहत प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्र हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है, तो पर्यावरण एवं ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, महामारियां, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा एशियान का आपसी संपर्क। ठीक है, तो यह जो है आपके 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। क्षमता और महत्व देख लेते हैं तो ईएएस के सदस्य देश लगभग आधी विश्व जनसंख्या तथा 20% विश्व व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईएएस मजबूत तथा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला क्षेत्र है, जिसे अमेरिका तथा यूरोप के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का तीसरा ध्रुव माना जाता है। ईएएस से जुड़े 4 देश जापान, चीन, भारत तथा कोरिया विश्व की 12 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं, यह भी याद रखिएगा। एशियान +6 या ईएएस के देशों के बीच वित्तीय एवं आर्थिक सहयोग काफी लाभप्रद हो सकता है, यह देखते हुए कि इनका संयुक्त विदेशी मुद्रा रिजर्व
3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। भारत के लिए लाभ देख लेते हैं, तो भारत के लिए एपेक का विकल्प है EAS। एपेक जो है आपका संगठन, उसका यह जो है विकल्प है EAS। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए EAS बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती देने हेतु भारत के पास EAS एक विकल्प या माध्यम हो सकता है। यहाँ पर एपेक नहीं, सीपेक होना चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो इसको जो है आप जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीपेक होना चाहिए, एपेक नहीं, ठीक। तो यह जो है भारत के लिए लाभ ये सब हो सकते हैं, याद रखिएगा। विक्रम साराभाई की 100वीं जयंती देख लेते हैं। 12 अगस्त 2019 को विक्रम साराभाई जी की 100वीं जयंती मनाई गई है। इसरो तथा आणविक ऊर्जा विभाग इस उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। विक्रम साराभाई के प्रमुख योगदान देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। साराभाई द्वारा प्रोत्साहन के आधार पर ही सरकार ने 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की थी, जो कि आज के डेट में इसरो कहा जाता है। साराभाई INCOSPAR समिति के पहले चेयरमैन थे, जिसका नाम 1969 में बदलकर इसरो किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साराभाई ने 1947 में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैब स्थापित किया था, जो उनके अहमदाबाद स्थित घर रिट्रीट से संचालित होता था। प्रथम शोध का विषय क्या था, तो कॉस्मिक रेज। उन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के निकट थुम्बा नामक एक गांव में भारत के पहले रॉकेट लॉन्च साइट की स्थापना की थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनके प्रयासों से ही भारत में केबल टीवी आया तथा 1975 में नासा के सहयोग से सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टीवी एक्सपेरिमेंट SITE की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण में भी उनका प्रमुख योगदान था। IIM अहमदाबाद के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे साराभाई। पद्म भूषण 1966 में दिया गया था तथा पद्म विभूषण 1972 में मृत्युपरांत दिया गया था, और इनको जो है भारत रत्न भी मेरे विचार में तो मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है इनका। आगे देख लेते हैं गल्फ ऑफ गिनिया के बारे में, इसकी भी अवस्थिति देख लेते हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गिनिया नहीं, गिनी कह सकते हैं इसको। स्पेलिंग जो है ना आपका इस तरह का है कि गिनिया बोला जा सकता है, लेकिन गिनी याद रखिएगा। गिनी की खाड़ी में पायरेसी पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो की वार्षिक पायरेसी रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। देख लेते हैं गिनी की खाड़ी के बारे में, तो इसकी अवस्थिति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा। तो यह उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी भाग है। भूमध्य रेखा तथा मानक मध्याह्न रेखा इसी खाड़ी में स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश तथा देशांतर VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नाइजर और वोल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केरल ने कोविड-19 के संक्रमण को राज्य आपदा घोषित किया है। तो यह तो बहुत पुराना न्यूज हो चुका है, अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्लासिकल स्वाइन फीवर के नियंत्रण हेतु नया टीका भारत में विकसित। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च ने क्लासिकल स्वाइन फीवर के नियंत्रण हेतु नया टीका विकसित किया है। तो यह याद रखिएगा कि किसने विकसित किया है, किस इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। नया टीका और इसका महत्व देख लेते हैं। तो यह एक लाइव अटेनुएटेड CSF सेल कल्चर वैक्सीन है, ठीक है। अब ये क्या होता है, या तो इंटरनेट पर देखना पड़ेगा, देखिएगा जरूर। वर्तमान में लैपिनाइज्ड CSF टीका इस्तेमाल होता है, जिसके निर्माण में बड़ी संख्या में खरगोशों को मारा जाता है। नया टीका 2 साल के लिए इम्यूनिटी देगा। वर्तमान में 3 से 6 माह ही इम्यूनिटी मिल पाती है। नया टीका सरकार के वन हेल्थ पहल का भी एक भाग है। CSF के बारे में देख लेते हैं। CSF सेल कल्चर वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो हॉग कॉलरा तथा क्लासिकल स्वाइन फीवर एक संक्रामक वायरल रोग है, जो घरेलू तथा जंगली सुअरों में फैलता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिए। हॉग कॉलरा या क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है वह संक्रामक वायरल रोग है। वायरल मतलब आपका वायरस से होता है, जो घरेलू तथा जंगली सुअरों में फैलता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे सुअरों में वायरल डायरिया तथा भेड़ों में एलिमेंट्स होते हैं। हालांकि
मानवों को खतरा नहीं है, परंतु सावधानी जरूर आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क के एम्ब्रायनिक स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक हाल ही में वाशिंगटन में आयोजित की गई है। ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जो है इसके साझेदार देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में ब्लू डॉट नेटवर्क की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पहल G20 के गुणवत्तापूर्ण संरचना निवेश के सिद्धांतों के अनुरूप है, विशेषकर प्रशासन, पर्यावरणीय मानकों एवं पारदर्शिता पर। यह एक नया एस-लेड सर्टिफिकेशन प्लान है। BDN के द्वारा मान्यता प्राप्त परियोजनाओं को एक ब्लू डॉट दिया जाएगा। नेटवर्क खुद परियोजनाओं में सीधे निवेश नहीं करेगा। वर्तमान में प्रोजेक्ट का नेतृत्व US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन कर रही है। जापान सरकार के स्वामित्व वाले जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग की साझेदारी में पूर्णतया संचालन के बाद यह एक नया नेटवर्क होगा जो कि गुणवत्तापूर्ण वैश्विक संरचना विकास मानकों के लिए सरकार और निजी क्षेत्रों तथा अन्य संगठनों को एक साथ लाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 7 से 9 फरवरी का करंट अफेयर्स। और पहला पॉइंट है हमारा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। मादा या महिला जननांग विकृति या फिर इसको खतना भी बोला जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के रूप में मनाया जाता है। मतलब कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर महिला खतना के लिए मतलब कि जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। FGM यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन आखिर है क्या? तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं या लड़कियों के जननांग या गुप्तांग को गैर मेडिकल या धार्मिक कारणों से विकृत किया जाता है, यानी कि खतना किया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों का हनन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान के विरुद्ध माना जाता है। विशेषकर मुस्लिम महिलाओं में होता है मेरे हिसाब से। आगे देख लेते हैं। WHO के अनुसार FGM 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है टाइप 1 यानी कि पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ क्लिटोरल ग्लैंड्स। टाइप 2 है पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल एंड विजिबल पार्ट्स ऑफ क्लिटोरल या क्लिटोरिस एंड इनर फोल्ड्स ऑफ द वल्वा। अब ये सब क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म है, ये सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 प्रकार का होता है, इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में मुझे खास जानकारी है नहीं, इसलिए आप लोग केवल इतना याद रखिएगा कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार से किए जाते हैं और यदि पढ़ना चाहे तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड, या कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। अधिकतर महिलाएं या लड़कियां जिनका खतना किया जाता है वह उप सहारा अफ्रीका तथा अरब देशों में रहती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया एशिया, पूर्वी यूरोप तथा लैटिन अमेरिका में भी अपनाई जाती है, जैसे बुर्किना फासो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कांगो, सूडान, मिस्र, ओमान, UAE, इराक, ईरान, जॉर्जिया, रूसी फेडरेशन, कोलंबिया, पेरू इत्यादि। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी देश हैं अधिकतर जो है वह मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो मेरा अंदाजा सही था कि यह जो है मुस्लिम महिलाओं में ही ज्यादातर किया जाता है और बाकी अफ्रीका के देशों में भी कुछ जगह किया जाता है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आखिर ये है क्या। ठीक है, FGM को रोकना क्यों जरूरी है? तो WHO के अनुसार वैश्विक रूप से 30 देशों में 200 मिलियन से ज्यादा लड़कियां जो जीवित हैं उनका FGM के नाम पर शोषण हुआ है। 2018 में 27 देशों की लड़कियों में FGM के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर लगभग 1.4 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है। यह प्रक्रिया यदि इसी प्रकार जारी रही तो यह राशि 2047 तक अनुमानतः 2.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। ठीक है, एक पूरे देश का GDP, बड़े देश का GDP भी जो है इतना होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा रकम खर्च होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कुंभाभिषेकम मतलब कुंभ अभिषेकम। ठीक है, कंसेक्रेशन जिसको कहा जाता है। 1010 वर्ष पुराने वृहदेश्वर मंदिर का कुंभ अभिषेक तंजावुर में आयोजित हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एक पुरानी बहस पर फैसला आने के बाद 23 साल के बाद यह आयोजन हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विवाद इस बात पर था कि कुंभ अभिषेक के दौरान श्लोक तमिल में पढ़े जाए या संस्कृत भाषा में। वृहदेश्वर मंदिर के बारे में देख लेते हैं। तो राजराज चोल प्रथम के द्वारा इसे निर्मित किया गया था और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा। राजराज चोल जिनका कार्यकाल था 985 CE से 1015 CE मतलब आप कह सकते हैं AD एनो डोमिनी मतलब कि ईसवी। मंदिर में अब तक केवल 5 बार कुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया है। हिंदुत्व के रिवाजों के अनुसार कुंभाभिषेकम 12 वर्षों में एक बार होता है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट HR&CE के अनुसार मंदिर में 1010, 1729, 1843, 1980 और 1997 में कुंभ अभिषेक का आयोजन हुआ था। तो यह सारा वर्ष याद तो रखना जरूरी नहीं है, लेकिन यह याद रखिएगा कि 12 वर्षों में एक बार कुंभ अभिषेक होता है और अभी तक 5 बार हुआ है। और राजराज चोल प्रथम ने ये आपका बृहदीश्वर टेम्पल जो है वो बनवाया था। ठीक है,
आगे देख लेते हैं कावेरी नदी के तट पर यह जो है स्थित है बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। तो यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, मतलब मेरू ऑफ साउथ। यह मंदिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का एक भाग है जिसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहा जाता है। चोल काल के ऐरावतेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलापुरम भी विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। तो वीवीआई पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा पांड्य, विजयनगर तथा मराठा शासकों का भी मंदिर में योगदान है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वह विश्व का पहला ऑल ग्रेनाइट मंदिर है, यह भी याद रखिएगा। मतलब कि यह जो है पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना हुआ विश्व का पहला मंदिर है। वीवीआई पॉइंट है, मतलब इसमें जो है बहुत सारे पॉइंट, लगभग हर एक पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट है कला एवं संस्कृति की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। और करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। भूटान का नया पर्यटन शुल्क। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय, बांग्लादेशी और मालदीवियन पर्यटकों पर अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी लगाया जाएगा। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। यह पर्यटन शुल्क संपूर्ण भूटान में लागू नहीं होगा, सिर्फ पूर्वी भूटान में ही यह लागू होगा। 11 क्षेत्रों या जिलों में यह लागू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ घोषणा पत्र। तो डिफेंस एक्सपो 2020 के साइड लाइन में आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यह संयुक्त घोषणा पत्र अपनाया गया है। कौन सा? लखनऊ घोषणा पत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो 1950 से होती आ रही रक्षा साझेदारी के मद्देनजर भारत निर्मित उपकरणों को अफ्रीकी महाद्वीप में निर्यात करना इसका लक्ष्य है। भारत में निर्मित उपकरणों को, रक्षा उपकरणों को अफ्रीकी महाद्वीप में निर्यात करना इसका लक्ष्य है। गहराते रक्षा सहयोग के तहत निवेश, रक्षा उपकरण सॉफ्टवेयर में संयुक्त परियोजनाएं, डिजिटल डिफेंस शोध एवं विकास तथा रक्षा उपकरणों की प्रोविजनिंग, स्पेयर्स और उनका प्रबंधन इत्यादि इसमें शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा लखनऊ घोषणा पत्र के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के 2 नेताओं पर कड़े पीएसए प्रावधान आरोपित किए हैं। और अब तो इनको छोड़ भी दिया गया है, लेकिन पीएसए के बारे में जरूर देख लीजिए, ठीक है। डिटेंशन ऑर्डर पास होने के 4 सप्ताह के अंदर सरकार यह मामला सरकारी सलाहकारी बोर्ड को रेफर कर देगी। सलाहकारी बोर्ड ऑर्डर के 8 सप्ताह के अंदर अपना सुझाव देगी। यदि बोर्ड सोचती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कारण सही है तो सरकार व्यक्ति को 2 सालों तक कस्टडी में रख सकती है। तो यह इसकी प्रक्रिया है, याद रखिएगा। पीएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार सीमित हो जाते हैं, न्यायिक अधिकार जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं। जब तक कोई ठोस आधार न हो कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, व्यक्ति इसे चुनौती नहीं दे सकता है। हालांकि कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने इसमें हस्तक्षेप कर डिटेंशन को रद्द किया है। पीएसए की धारा, पीएसए मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा 13(2) के अनुसार गिरफ्तारी का कारण बताना भी जरूरी नहीं है यदि यह सार्वजनिक हक में गिरफ्तारी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर पीएसए के बारे में देख लेते हैं। तो 8 अप्रैल 1978 को जम्मू कश्मीर गवर्नर से इसे मान्यता मिली थी। यह अधिनियम टिम्बर की स्मगलिंग रोकने तथा स्मगलर्स पर रोक लगाने हेतु एक कड़े कानून के रूप में पेश किया गया था। यह कानून सरकार को किसी व्यक्ति को 2 सालों की अवधि तक बिना ट्रायल गिरफ्तार रखने की अनुमति देता है। तो 2 साल की अवधि, याद रखिएगा। पीएसए के तहत डिटेंशन ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमराबाद बाघ अभयारण्य। तो नागर कुर्नूल जिला तेलंगाना में यह स्थित है, याद रखिएगा। नल्लामाला पहाड़ी स्थित है। इस अभयारण्य में दूसरी बार आग लगी है। यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह जो है स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और दूसरा आपका हो गया अमराबाद बाघ अभयारण्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसमें स्तनधारियों की 70, पक्षियों की 300 किस्में, सरीसृपों की 60 प्रजातियां और हजारों कीड़े पाए जाते हैं, जिन्हें 600 विविध पादप प्रजातियों से पोषण और भोजन मिलता है। तो कितना प्रजाति है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं चेंचू जनजाति के बारे में। तो ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस क्षेत्र में भारी संख्या में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो नल्लामाला फॉरेस्ट रेंज में। ये शिकारी होते हैं तथा चेंचू भाषा यानी कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा है जिसे ये बोलते हैं। यह जनजाति मुख्यतः तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा चेंचू जाति कहाँ पाई जाती है? गैर जनजातीय लोगों से इनका रिश्ता सिम्बायोटिक है, ठीक है। सिम्बायोटिक मतलब होता है सहजीविता का रिश्ता, मतलब एक दूसरे के सहारे पर जीने का रिश्ता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैनल सजेस्ट्स स्टेप टू कर्ब चाइल्ड पोर्न। मतलब कि बच्चों की पोर्नोग्राफी जो होती है उसको किस प्रकार से रोका जाए, इसके लिए एक पैनल ने सुझाव दिया है। क्या क्या सुझाव दिया है वो भी देखेंगे हम लोग। बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने हेतु एक संसदीय पैनल ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मजबूत बनाने की सिफारिश की है। रिपोर्ट जो है वो राज्यसभा के द्वारा गठित एक तदर्थ समिति के द्वारा तैयार की गई थी। और तदर्थ समिति क्या होती है यह मैंने विस्तार से बताया है जब मैंने लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि बताया था, संसद के बारे में बताया था। तो पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप जाकर के देख सकते हैं संसद का चैप्टर। उसमें आपको हर समिति के बारे में मिल जाएगा। प्राक्कलन समिति हो, लोक लेखा समिति हो, आपका नियम समिति हो, तदर्थ समिति हो, संयुक्त समिति हो, हर प्रकार की समिति के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो जाकर के संसद वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं प्रमुख सिफारिशें। तो तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ साथ राज्य स्तरीय उपायों को शामिल करते हुए बहुआयामी रणनीतियां बनाएं। ऑनलाइन बाल सुरक्षा हेतु आचार संहिता एवं दिशा निर्देशों की जरूरत है, यह भी कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स की पहचान कर उन्हें हटाने तथा ऐसी सामग्रियों पर रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल के तहत संबंधित अधिकारियों को करना आईएसपी की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मजबूत किया जाए ताकि यह बाल पोर्नोग्राफी को रोकने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सके। अगला एनसीपीसीआर में तकनीकी, साइबर पुलिसिंग तथा प्रोसिक्यूशन की क्षमता शामिल की जाए, ठीक है। यह सारे सुझाव दिए गए हैं इस दिशा में। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में सीएफएल तथा फिलामेंट बल्ब नवंबर 2020 से प्रतिबंधित होगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि कहां पर, किस राज्य में जो है सीएफएल और फिलामेंट बल्ब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो केरल में। यह प्रतिबंध राज्य के ऊर्जा केरला मिशन के एक अंग के रूप में अपनाए गए फिलामेंट फ्री केरला प्रोजेक्ट के अनुसार है। फिलामेंट फ्री केरला प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका क्रियान्वयन केरल राज्य बिजली बोर्ड तथा एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा किया जाएगा। उपभोक्ता वर्तमान फिलामेंट बल्बों को एलईडी बल्बों से बदल सकते हैं। कासरगोड जिले का पोलीकोट देश का प्रथम फिलामेंट युक्त पंचायत बना था पिछले वर्ष। तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
VVI एक तरह से कह सकते हैं। CFL के बारे में देख ले तो मरकरी वेपर के आयोनाइजेशन से प्रकाश उत्सर्जन इसमें होता है। पारा वाष्प के आयनीकरण से पाराबैंगनी किरणें निकलती हैं। जब ये किरणें फास्फोरस कोटिंग वाले ट्यूब पर गिरती हैं तो दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। तो यह होता है आपका CFL। पुराना जो लंबा वाला बल्ब होता था आप लोग को याद ही होगा। LED के बारे में देख ले तो PN जंक्शन डायोड से प्रकाश का उत्सर्जन इसमें होता है, ठीक है। जब डायोड में धारा प्रभावित होती है तो चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन होता है तथा यह चार्ज कैरियर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे तो LED के बारे में विस्तार से जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज के डेट में तो हर जगह LED बल्ब का इस्तेमाल ही हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। सरकार ने अपना महत्वाकांक्षी जीन मैपिंग प्रोजेक्ट स्पष्ट कर दिया है जिसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट कहा जाता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में देख ले तो 238 करोड़ की इस परियोजना का क्रियान्वयन 20 अग्रणी संस्थाओं के द्वारा होगा जिसमें IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और अन्य IITs भी शामिल होंगे। प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में पूरे देश से 10,000 लोगों का सैंपल लेकर ग्रेड बनाया जाएगा जो रेफरेंस जीनोम विकसित करने में सहायक होगा। IISc का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एक स्वायत्त संस्थान है, इस प्रोजेक्ट के लिए नोडल पॉइंट होगा। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। महत्व देख लेते हैं तो जेनेटिक अध्ययन में विविधता और अपने आकार के कारण यह विश्व में अपनी तरह का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होगा। यह जेनेटिक डाटा शोधकर्ताओं के अन्वेषण हेतु उपलब्ध होगा क्योंकि दुनिया भर में जेनेटिक लैंडस्केप अलग अलग होता है, अतः यह जरूरी है कि अधिक जानकारी तथा बेहतर उपचार परिणामों के लिए जेनेटिक डाटा साझा किया जाए। जितने भी लोग होते हैं ना सबके अंदर जीन तो होता है, DNA संरचना होती है, जीन उसका इकाई होता है और उसी का डाटा जो है वह सुरक्षित रखने के लिए यह प्रोजेक्ट है आपका जेनेटिक डाटा सुरक्षित रखने के लिए। जिन की पहचान कर जेनेटिक विविधता के आधार पर सामान्य रोगों का इलाज करने से स्वास्थ्य लाभ सटीक हो सकता है। इससे जो है आपका विभिन्न रोगों के उपचार में भी लाभ मिलेगा, ठीक है। यदि DNA परीक्षण करना हो तो उसमें भी लाभ हो सकता है, ठीक है। और जीन थेरेपी के आधार पर जो है आप देखते हैं कि नया नया आपका बनाया जाता है। मान लिया कि क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो है वह इससे विकसित किया जा सकता है जेनेटिक विधियों से, ठीक है। तो इस प्रकार का लाभ इससे संभव है, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति एक तरह से आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नमस्ते ओरछा उत्सव। यह जो है मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है नमस्ते ओरछा उत्सव। इस उत्सव में संगीत, नृत्य, हेरिटेज वॉक, स्थानीय पाक कला तथा हथकरघा इत्यादि का प्रदर्शन किया जाता है। उत्सव के जरिए ओरछा शहर की सांस्कृतिक विविधता, स्थापत्य, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का उत्सव मनाया जाता है। तो केवल इतना याद रखिएगा, नमस्ते ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हालिया अध्ययन के अनुसार उपरोक्त योजना से सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी वर्ग में ड्रॉप आउट दर कम हुए हैं। कौन सी योजना? तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। यह 2008 से लागू सेंट्रल सेक्टर की एक योजना है, तो यह याद रखिएगा। विशेषताएं देख लेते हैं तो योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति छात्र 12,000 रुपए 1 लाख छात्रों को दिए जाते हैं सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में देख लेते हैं तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी विभाग ने विकसित किया है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के योग्य छात्र छात्रवृत्ति हेतु इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पुराना मेरा है इसलिए इसमें दे दिया गया है, ठीक है। 10 फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। गुरु रविदास जयंती के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, तो यह जयंती जो है 9 फरवरी को मनाई गई थी। गुरु रविदास जो है वो भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि थे। इनका जन्म 1377 CE में हुआ माना जाता है, सही तिथि ज्ञात नहीं है। गुरु रविदास जयंती माघ पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। पंचवाणी के अतिरिक्त सिखों का आदि ग्रंथ गुरु रविदास की एक साहित्यिक कृतियों के 2 प्रमुख स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और जन्म भी इनका याद रखिएगा, ठीक है। माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, यह भी पूछा जा सकता है। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन पर इनके भक्ति संगीतों का गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हें भक्ति संत कवि रामानंद का शिष्य और कबीर का समकालीन माना जाता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। संत मीराबाई उनकी प्रमुख शिष्या मानी जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो याद रखिएगा। रविदास की नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियों में बेगमपुरा की अवधारणा थी। यह एक ऐसा शहर था जो दुख नहीं जानता और एक ऐसा समाज जहाँ जाति और वर्ग मायने नहीं रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजिलेंस विंग फॉर हेल्थ इन केरला। केरल सरकार ने चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की निगरानी करने और नीम हकीमों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग में एक सतर्कता विंग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। DSP रैंक के एक पुलिस अधिकारी इस सतर्कता विंग के प्रमुख होंगे, याद रखिएगा। यह विंग सरकारी डॉक्टर की जांच, क्लिनिक्स, फार्मेसी तथा हेल्थ केयर फर्मों जो कि निजी क्षेत्र के हैं से गलत स्वार्थी संबंधों की निगरानी करेगा। यह विंग हेल्थ केयर कंपनियों तथा दवा कंपनियों के झूठे विज्ञापनों और दावों पर भी रोक लगाएगी एवं जांच करेगी। यह लोगों को की भी निगरानी उन लोगों की भी निगरानी की जाएगी जो बिना किसी योग्यता के अनधिकृत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माउंट एकोंका गुआ। इसके बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। मुंबई की एक 12 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने सबसे कम उम्र में माउंट एकोंका गुआ पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे वन लाइनर्स में भी इसको हम लोगों ने देखा था। देख लेते हैं माउंट एकोंका गुआ के बारे में, तो यह दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। VVI है, याद रखिएगा। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है और करंट अफेयर्स में भी यह जो है चर्चा में है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है। यह एशिया के बाहर सर्वोच्च चोटी है, यह भी याद रखिएगा। एशिया के बाहर जो है सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि पूरा दुनिया का तो सबसे बड़ा चोटी आपका K2 है, माउंट एवरेस्ट है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो आपका 6960.8 मीटर है। यह तथाकथित 7 महादेशों की 7 चोटियों में से एक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सार्वजनिक पदों में पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि राज्य सरकारें नियुक्ति और प्रोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण देने हेतु बाध्य नहीं है और प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार भी नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत बेहतरीन निर्णय है। आगे देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4)A व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण की मांग करने का मौलिक अधिकार नहीं देते हैं। ये केवल राज्य सरकारों को यह शक्ति देते हैं कि वो SC ST को नौकरी या प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं यदि वो मानते हैं कि राज्य सेवा में इन वर्गों की पर्याप्त हिस्सेदारी या प्रतिनिधित्व
नहीं है। न्यायालय भी राज्य सरकारों को आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। आरक्षण के संबंध में निर्णय राज्य सरकारें अपनी मान्यता अनुसार लेंगे। वैसे मान्यता अनुसार क्या, जैसा वोट मिलता है उसके हिसाब से राज्य सरकार निर्णय करती है, वास्तविकता तो यही है। देख लेते हैं आरक्षण का संवैधानिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 335 के तहत, अनुच्छेद 335 यह मानता है कि एससी तथा एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार करते हुए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाया जाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि समाज के जो आगे बढ़े हुए वर्ग हैं उनके समान इनको भी आगे बढ़ने का अवसर देना, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार और एम नागराजन मामला के बारे में देख लेते हैं, जो कि आरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो 1992 के इस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत सिर्फ नौकरी में प्रवेश पर आरक्षण दिया जा सकता है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार और एम नागराजन मामला याद रखिएगा, ठीक है। 1995 में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने हेतु अनुच्छेद 16 में संशोधन कर अनुच्छेद 16(4) के तहत एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी, जो कि 77वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो यह सब खेल होता है, मैंने बताया ना, सब आपका वोट का खेल होता है। इस संशोधन को नागराज बनाम भारत सरकार मामले में चुनौती दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य एससी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने को बाध्य नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसा करना चाहते हैं तो इसके 3 आधार होना चाहिए। पहला है पिछड़ापन, दूसरा है सरकारी नियुक्ति में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा अनुच्छेद 35 के तहत सेवाओं की सामान्य क्षमता का प्रभावी न होना, मतलब कि जो सामान्य क्षमता है उस सेवा की वह प्रभावी नहीं होनी चाहिए आरक्षण के जरिए, ठीक है। मतलब किसी भी बेवकूफ को आप नहीं बना सकते हैं, मतलब कि जो सेवा दी जा रही है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए इस आरक्षण के जरिए, ठीक है। न्यायालय ने माना कि संवैधानिक संशोधनों को समानता के मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दिशा कानून के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार का कानून है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अभी नहीं मिली है या फिर अब तक मिल गई होगी, इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज देखेंगे तब पता चलेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार दिशा कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। कौन सी राज्य सरकार? तो आंध्र प्रदेश सरकार। कानून के अनुसार राज्य में फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, विशेष न्यायालय और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा बिल पारित किया था, ठीक है। एपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। विधेयक की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह जांच को 7 दिन तथा ट्रायल को 14 दिनों में पूर्ण करने एवं निर्णय के संपूर्ण समय को 21 दिनों तक कम करने का प्रावधान करता है, जो कि वर्तमान में कितना है, 4 माह है, ठीक है। और समय जो होगा वो वर्किंग डेज में होगा। यह बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों में आजीवन कारावास तथा आईपीसी की धारा 354F तथा 354G शामिल करने का प्रावधान करता है। महिला शोषण सोशल या डिजिटल मीडिया के जरिए जैसे मामलों में प्रथम बार 2 वर्ष, दूसरी बार 4 वर्ष और इसी प्रकार आगे कैद का प्रावधान किया गया। मतलब तीसरी बार करेंगे तो 6 वर्ष, चौथी बार तो 8 वर्ष का सजा जो है। इस प्रकार से बहुत अच्छा यह कानून था। आईपीसी 1860 में नई धारा 354A जोड़ी जाएगी। आईपीसी जो कि 1860 से लागू है उसमें जो है एक नई धारा 354E जो है जोड़ी जाएगी। इसके लिए किसके लिए? महिला शोषण के खिलाफ। आगे देख लेते हैं। विधेयक के अनुसार राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक रूप में वुमेन एंड चाइल्ड ऑफेंडर्स रजिस्ट्री प्रबंधित करेगी और यह रजिस्टर कानून क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहेगी। मतलब जितने भी महिला या फिर बच्चे जो है प्रताड़ित होंगे या फिर उन पर जो है कोई भी उन पर शोषण करने का कोई अपराधी होगा तो उसकी रजिस्ट्री जो है तैयार की जाएगी, ठीक है। त्वरित ट्रायल के लिए राज्य में प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, जो महिलाओं के शोषण तथा पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान करेंगे। पॉक्सो एक्ट जो होता है वो बच्चों के शोषण से जुड़ा हुआ कानून है। महिलाओं तथा बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में डीएसपी की अध्यक्षता में विशेष पुलिस दल का गठन किया जाएगा। बहुत अच्छा कानून है, भगवान करे लागू हो गया हो। बाद में इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मंथ वगैरह में जब आएगा इसके बारे में चर्चा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पैंगोलिन के बारे में। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पैंगोलिन को कोरोना वायरस का जिम्मेदार बताया है। ये पृथ्वी पर एकमात्र परतदार स्केली स्तनधारी है और इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, मुझे याद है, ठीक है। और इसका फोटो भी मैंने दिखलाया था। साइट्स के अनुसार ये अपने वर्ग मैमेलिया में सबसे अधिक गैर कानूनी व्यापार किए जाने वाले कशेरुकी हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी कहा जाता है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट में देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, ठीक है। भारतीय पैंगोलिन इस लिस्ट में संकटग्रस्त वर्ग में है। तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। भारतीय जो पैंगोलिन है वह संकटग्रस्त वर्ग में है और जो आपका संपूर्ण रूप से देखें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसको जो है शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तारीख तक का करंट अफेयर्स देख लिया, ठीक है। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि 11 से 20 तक का करंट अफेयर्स होगा। और वैसे मैंने फरवरी का करंट अफेयर्स एक दिन करके बहुत सारा डाला भी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। यदि मैंने पहले से डाला हुआ होगा तो नहीं आएगा, अगर डाला हुआ नहीं होगा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि पहले से डाला हुआ है तो देख लूंगा मैं। वैसे पूरा कंप्लीट जरूर होगा, एक दिन का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी जो है चैनल से जोड़िएगा। और एक प्रकार का जो घंटी होता है आपका शेयर बटन के बाद इस प्रकार का एक घंटी होगा, इस तरह का घंटी, उसको दबाना नहीं भूलिएगा। ये घंटी दबा दीजिएगा तो जितना भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आपके मोबाइल में ही, ठीक है। और यदि आपको PDF चाहिए करंट अफेयर्स का तो 9525360283 पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं 7004385014 पर, ठीक है। लेकिन कॉल जब करते हैं तो कॉल ध्यान में रखिएगा कि शाम में ही कीजिए 8 बजे के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन भर मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। और जो है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर्यावरण का ध्यान रखिए, मानवता की सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर कीजिए, अपने राष्ट्रीय झंडे का, राष्ट्रगान का आदर कीजिए, उसके सम्मान में खड़े होइए, भारत का सम्मान कीजिए, भारतवासियों का सम्मान कीजिए, ठीक है। और अपने देश पर गर्व जरूर कीजिए, अपने देश की संस्कृति पर गर्व जरूर कीजिए। बस इतना कहूंगा। पर्यावरण का भी संरक्षण कीजिए, पानी को जरूर बचाइए, ठीक है। तो इन्हीं संदेशों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।